हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में हम एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जिसके अंडर डीयू, जेएनयू, बीएचयू, बीबीयू सारी यूनिवर्सिटीज कवर्ड है। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज के पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी पर लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम थ्योरी लेक्चर्स देख रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने रिसर्च का इंट्रोड्यूस करा कि रिसर्च का मीनिंग वगैरह क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, रिसर्च का बेनिफिट क्या होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिसर्च इस टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, एंड इसके अंडर दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। इस टॉपिक को हमने डिटेल में स्टडी करा है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूं, फॉर योर पेपर 1 एंड फॉर योर पेपर 2 हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको 100% यहाँ पर पासिंग गारंटी देते हैं। 100% यहाँ पर आपको पासिंग गारंटी मिलेगी कि हमारे कोर्स से आपको 100 में से 50 to 60 क्वेश्चंस हमारे कंटेंट से होंगे। ये हम आपको 100% गारंटी देते हैं, एज वेल एज टीचर्स का एक्सपीरियंस कि किस तरीके से, क्योंकि डीयू, जेएनयू, बीएचयू, बीबीयू सारी यूनिवर्सिटीज के हमारे लास्ट 4 इयर्स से काफी बैचेस हो चुके हैं। तो किस तरीके से इन यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के पेपर आता है, किस टॉपिक को इम्पोर्टेंस दी जाती है, एनटीए आपका किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीए में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। 10 to 15 तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हमारे पास है, एज वेल एज इस बार आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए हम आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्जाम देने में किस तरीके से उनको डिफिकल्टीज फेस कर पाते हैं, किस तरीके से उनकी डिफिकल्टीज, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। इसीलिए हम आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होते रहे। तो सारी चीजें हम यहाँ पर, हमारे टीचर्स का एक्सपीरियंस सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद मिनिमम प्राइस, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप को भी डायरेक्टली डाउनलोड करके वहां से स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, हर एक स्टूडेंट के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ये कॉमन होने वाला है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम ये सब कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे, जो कि थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं। हम आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाएंगे। देन मॉक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट में 40 एमसीक्यूज है, उस तरीके से आपके मॉक टेस्ट में 400 एमसीक्यूज यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। देन नेक्स्ट नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपलेस्ट वे में हर एक पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपके जो भी डाउट्स है, आपको जो भी हर एक टॉपिक में डाउट्स है, अगर आप एक बार ये नोट्स के थ्रू उसको रीड कर लेते हो, तो वहां पर आपका डाउट, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो नोट्स में हमने के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप देखोगे, जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट है, वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि आप उन पॉइंट्स को, उन वर्ड्स पर फोकस कर सको। देन उसके बाद पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करा है, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी यहाँ पर आपके साथ शेयर करा है। तो सारा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा कंटेंट जो है, इससे आपको 100% हम पासिंग गारंटी देते हैं कंटेंट के थ्रू, कि हमारे कंटेंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के चांसेस है। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर अगर आप हमारे ऐप के थ्रू कंटेंट को एक्सेस करते हो, तो आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती है। ऐप पर हमारा प्रॉपरली हर एक चीज आपको, टॉपिक वाइज हर एक चीज आपको एक ही जगह पर ऐप पर मिल जाएगा। आपके पास एक्सेस होगा, आप जब भी चाहो वहां से आप रीड कर सकते हो। आपके सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर ऐप पर इजीली अवेलेबल होगा। तो ऐप के लिए लिंक भी हमने कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर रखी है हमारे ऐप पर, तो आप वहां से डायरेक्टली कंटेंट को एक्सेस करिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो।
उस पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है। सो दैट्स इट, हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। और टाइप्स ऑफ रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं पहले आपको बता दूं यहाँ पर, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च में जो मेन टाइप्स ऑफ रिसर्च में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं आपको आगे जाकर स्लाइड में बताऊंगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन टाइप्स ऑफ रिसर्च ये आपका कवर्ड होता है, इसमें आपके 15 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में कवर्ड होते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च पर, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च होता क्या है। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च रिफर्स टू डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज्ड टू कंडक्ट रिसर्च, ठीक है। बेसिकली टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, एक मेथोडोलॉजीज है, यानी मेथड्स, हम डिफरेंट मेथड्स यूज कर हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च उस स्टडी को सूट करना चाहिए। जैसे आप कोई स्टडी आप कंडक्ट कर रहे हैं तो वो स्टडी का आपका क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए आपकी स्टडी का, आप क्यों रिसर्च कर रहे हैं, कुछ टाइम लाइन्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी जो रिसर्च है 20-20 साल तक चलती जा रही, नहीं, आपको एक रिसर्च आपने लिया है उसको आपको 1 साल में कवर करना है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसको 6 साल तक आप रिसर्च कर सकते हो। उससे ज़्यादा रिसर्च करना एक टाइम लाइन होता है, उसके साथ उससे ज्यादा उसका आपको नहीं करना होता है, ठीक है। और उसका पर्पस भी होना चाहिए कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन, ठीक है, आप कोई वैक्सीन बना रहे हो किसी डिसीज के अगेंस्ट, आप क्या कर रहे हो, वैक्सीन बना रहे हो। तो आप कोई वैक्सीन बना रहे हो तो उसका गोल क्या है, एम क्या है कि आपको उस डिसीज से क्योर होना है, ठीक है। जितने लोग इन्फेक्टेड है उस डिसीज से, आपको क्या करना है, जो पॉपुलेशन है उसमें उस डिसीज को आपको कम करना है, उसका फैलाव आपको कम करना है, ठीक है। उसी तरीके से उसका एक टाइमलाइन होना चाहिए, उतने इतने टाइम में मैं इस वैक्सीन को डेवलप करूंगा, उसका एक पर्पस होगा, ठीक है। एक पर्पस यही है कि सोसाइटी को उससे कुछ बेनिफिट मिले, ठीक है, सोसाइटी को सोसाइटी में ये डिसीज जो है कम से कम फैले, ये हमारा एक पर्पस है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका स्टडी, आप जिस भी स्टडी पर आप फोकस कर रहे हो, जिस पर भी आपको रिसर्च करनी है, तो आप क्या करोगे, एक मेथड चूज करोगे, उस मेथड को लेकर आपके गोल होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए उस स्टडी को करने के लिए, ठीक है। वही यहाँ पर बताया गया, हम एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं कि अनुसंधान के जो डिफरेंट यानी अनेक प्रकार के जो आपके रिसर्च होती है, जो आपकी आप देखते हो कि हमें इस तरीके से रिसर्च करना है, तो आप डिफरेंट एक मेथड परफॉर्म करोगे, ठीक है। एक मेडिकल फील्ड में अगर हमने किसी डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन लाना है तो हम क्या कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो इसे ही यहाँ पर कहा गया है विभिन्न पद्धतियों का आप क्या करेंगे, संवर्ध करते हो, ठीक है। आप अलग अलग भिन्न प्रकार के आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके मेथडोलॉजीज, आपके रिसर्च के मेथड्स अप्लाई कर उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। आपकी स्टडी करोगे, आपकी स्टडी में क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य होना चाहिए, उसका कुछ गोल होना चाहिए, उसका समय सीमाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक समय तक ही आप रिसर्च कर सकते हो, एक समय तक ही आप आपकी शोध कर सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा आप आपकी रिसर्च नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उस रिसर्च का एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, एक पर्पस होना चाहिए। इसी को हम कहेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज कर आपकी स्टडीज को आप रिसर्च करते हो, और उसका कुछ एक गोल होता है, एम होता है, और उस टाइमलाइन के अंडर आप आपकी रिसर्च परफॉर्म करते हो, जिसमें फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप डिफरेंट विभिन्न प्रकार से आप क्या करते हो, रिसर्च कंडक्ट करवाते हो, और उस रिसर्च का आपका क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, उसका समय सीमाएं होनी चाहिए, और उद्देश्य होना चाहिए कुछ, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडीज आर यूजफुल अक्रॉस दिस स्टडीज एंड फील्ड। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च पर स्टडी करते हैं, तो वो आपकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च आप परफॉर्म करोगे, आप किस बेसिस पे चुनोगे, या फिर बायोलॉजिकल होगी, ठीक है, या तो पॉलिसीज पर होगी, एजुकेशन में होगी, तो ये डिफरेंट फील्ड्स में, इंडस्ट्रीज में आप
ये रिसर्च परफॉर्म करते हो। ठीक है, आप क्या आपने यहाँ क्या कर रहा, विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपने शोध करे। ठीक है, किसमें, अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में उसको आपने क्या करा, शोध करा। ठीक है, और उसका उपयोग कर कर आपने प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करा, आपने स्टडी परफॉर्म किया, आपने रिसर्च करी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, ओके, आपने अदर साइंस रिलेटेड फील्ड। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में आपने रिसर्च कर ली केमिकल्स से रिलेटेड। ठीक है, बायोलॉजी में आपने प्लांट्स पर स्टडीज कर ली, ह्यूमंस पर स्टडीज कर ली। ठीक है, और साइंस रिलेटेड फील्ड्स जैसे आपने फर्टिलाइजर्स पर कर लिए, आपने सैटेलाइट पर आपने रिसर्च कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके साइंस से रिलेटेड, ठीक है, और आपने क्या करा, ये इस तरीके से आपने रिसर्च करी। ठीक है, अन्य विज्ञान। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, इंडस्ट्रीज में करी। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस, एजेंसी, गवर्नमेंट की कुछ एजेंसी है, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज है, उस पर आपने रिसर्च करी कि इतने इतने गरीबों को हर महीने इतने पैसे देना चाहिए। ठीक है, इस पर आपने रिसर्च करी। देन एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा पर आपने किस तरीके से उसको, आपकी जो शिक्षा है उसको आपको किस तरीके से उसकी इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, ताकि बच्चे एजुकेशन की तरफ मोर अट्रैक्शन हो उनका। ठीक है, ना कि जैसे आप देखते हो कि इंडिया में 12th के बाद या फिर बैचलर्स के बाद एजुकेशन में जो बच्चे आते हैं उसका रेट काफ़ी कम हो जाता है मास्टर्स में। तो उसी तरीके से आजकल इस पर स्टडी करी जा रही है कि उस तरीके से उसको किस तरीके से हम एजुकेशन को ज़्यादा अच्छा बनाए, ज़्यादा पावरफुल बनाए, ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, ऐसे ऐसे रिसर्च करे जा रहे हैं। बिजनेस, बिजनेस को किस तरीके से, यानी व्यापार को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, किस तरीके से हमको व्यापार में प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो उस पर रिसर्च करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, ठीक है, आपने यहाँ पर शोध करी। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, सो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है, शोध के जो प्रकार है, ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है। बस इतने ही, जो 10 टाइप्स है, इतने में ही आपको एग्जामिनेशन में इतने ही टाइप्स ऑफ रिसर्च से 15 to 20 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ठीक है, 15 क्वेश्चंस तो कंपल्सरी आपको पूछा ही जाता है इन सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको इस तरीके से टाइप्स ऑफ रिसर्च में, बस आपको एक आइडिया दे दूं कि हम सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन से टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं और उसका इम्पोर्टेंस। ठीक है, सो फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम मौलिक अनुसंधान कहते हैं, जिसमें आप एक थ्योरी डेवलप करते हो। ठीक है, और ये जो रिसर्च होती है, ये रिसर्चर बस उनके इंटरेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, उनका बस इंटरेस्ट, या फिर उनको चाहिए होता है कि हम बस किसी तरीके से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें, और इससे इसीलिए ये फंडामेंटल रिसर्च करी जाती है। ठीक है, तो इसे हम प्योर रिसर्च कहते हैं। देन नेक्स्ट अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च, जो भी आपने फंडामेंटल रिसर्च में थियोरी डेवलप करी होती है, जो भी आपने फंडामेंटल रिसर्च में चीज़ें को डेवलप करी होती है, उसी का उपयोग करके आप अनुप्रयुक्त अनुसंधान यानी अप्लाइड रिसर्च में उसको अप्लाई कर कर एक प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकालते हो। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस एरिया को और हम एक्सप्लोर कर कर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट एरिया वगैरह पर रिसर्च करना। देन नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रायोगिक अनुसंधान बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एग्जामिनेशन में 4 to 5 क्वेश्चन तो कंपलसरी पूछा जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप क्या करते हो, दो वेरिएबल्स जो कि होते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर अफेक्ट दिखते हैं। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 5 to 6 टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंट्रोल वेरिएबल, सब्जेक्टिव वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से आपके बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स को आप यहाँ पर स्टडी करते हैं, वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें आप आपके पास आप एक लॉन्ग वे में उस रिसर्च को करोगे। अगर सिंपल पॉइंट में पूछा जाए तो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वे में आप यहाँ पर रिसर्च करते हो, उस चीज को आप एक्सप्लेन करते हो लॉन्ग सेंटेंसेस में। वेयर एज
क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप बस क्वांटिटी में बात करते हो, नंबर्स से आप डील करते हो, ठीक है। ये दोनों रिसर्च अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपके इंडक्टिव अप्रोच होते हैं, डिडक्टिव अप्रोच होते हैं, उस तरीके से यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोरिलेशनल रिसर्च, जिसमें आप दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताते हो कि पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है। अगेन यहाँ से आपको एक से दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, अगेन फिनोमेना आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उसको बस एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, जिसे बोलते हैं वाक्यात्मक अनुसंधान, ठीक है। एम्पायरिकल रिसर्च, जिसमें आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आप रिसर्च करते हो, ठीक है, अनुभवजन्य अनुसंधान, ठीक है। देन हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसे ऐतिहासिक अनुसंधान कहते हैं, जिसमें आप आपके हिस्ट्री से रिलेटेड पुराने कोई पास्ट इवेंट्स हो जाते हैं, उसके बारे में आप स्टडी करते हो, ठीक है, जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। यहाँ से भी आपको 1 or 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादातर वेटेज आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से आता है, ठीक है, ज्यादातर वेटेज आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से आता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च से आता है। एंड इसके बाद अगर आप जाओ तो आपका जो है फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च, ये मेन जो ऊपर की चीजें हैं, ऊपर की जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है, ये मेन है 4 to 5 टाइप्स ऑफ रिसर्च। यहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च क्या होता है। फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च हम देखने जा रहे हैं, जो कि है फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। तो फर्स्ट फंडामेंटल रिसर्च के बारे में हम इसकी कुछ डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर फंडामेंटल रिसर्च के दो बेसिकली नाम होते हैं। फंडामेंटल रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड प्योर रिसर्च या फिर बेसिक रिसर्च। प्योर रिसर्च क्यों कहते हैं? तो फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर जो भी नॉलेज उनके पास होती है, वो नॉलेज एकदम न्यू होती है, ठीक है। अब जो भी चीज न्यू होती है, आप उसे क्या कहोगे? वो एक प्योर है, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च में हम और कुछ चीज नहीं मिलाते, यानी किसी और रिसर्च में, जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल रिसर्च में आप जो भी नॉलेज यूज करते हैं, उस नॉलेज गेन करते हैं, उसी का अप्लाई आप करते हो अप्लाइड रिसर्च में, ठीक है। तो फंडामेंटल रिसर्च में आप किसी भी रिसर्च से कुछ नहीं उठाते हो, बेसिकली इस रिसर्च में रिसर्चर एक न्यू चीजों को डेवलप करते हैं, ठीक है, डिस्कवर करते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं प्योर रिसर्च। और बेसिक क्योंकि स्टार्ट पॉइंट से होती है। तो इसी तरीके से मौलिक अनुसंधान को शुद्ध अनुसंधान भी कहते हैं, क्योंकि ये एकदम शुद्ध होती है, प्योर होती है। या बुनियादी अनुसंधान, यानी एक बुनियाद से करी जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट से इसके, इसी रिसर्च से, इसी अनुसंधान से इसकी एक बुनियाद होती है, ठीक है। इसीलिए इसको बुनियादी अनुसंधान भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन, यानी इसकी हम नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, परिभाषा क्या होती है। इट इज अंडरटेकन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज विदाउट एनी इंटेंशन टू अप्लाई इन प्रैक्टिस, ठीक है। सो इस रिसर्च में हम इसलिए, या फिर रिसर्चर इसलिए इस रिसर्च को करते हैं क्योंकि वो नॉलेज को इंक्रीज कर सके, फॉर दिस खाली नॉलेज उनकी बढ़ाने के लिए, ना कि इसका किसी प्रैक्टिस या फिर किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए रिसर्च करी जाती है। तो इस रिसर्च का बेसिक एम होता है नॉलेज को, या फिर रिसर्चर अपनी नॉलेज को क्या करते हैं, इंक्रीज करने के लिए इस रिसर्च को परफॉर्म करते हैं। तो डेफिनेशन में फंडामेंटल रिसर्च की वर्ड हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ठीक है, सेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं ज्ञान के लिए, ठीक है, रिसर्चर शोधकर्ता अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए यहाँ पर रिसर्च करते हैं, और इसी चीज को, शोध को बढ़ाने का, सॉरी, ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसी चीज को कहा जाता है फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक अनुसंधान, ठीक है। नेक्स्ट वेरी सिंपल डेफिनेशन, आई होप कि आप सभी को पता चल गया हो। नेक्स्ट है दिस रिसर्च हेल्प्स इन डेवलपिंग थ्योरीज बाय डिस्कवरिंग ब्रॉड जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स। सो यहाँ पर यानी फंडामेंटल रिसर्च में, मौलिक अनुसंधान में आप क्या करते हो, थ्योरीज डेवलप करते हो, ठीक है। यहाँ पर आप खुद एक थ्योरी बनाते हो, थ्योरीज को आप डेवलप, न्यू थ्योरीज को आप डेवलप करते हैं, न्यू आइडियाज को आप डिस्कवर करते हैं, ठीक है। ब्रॉड जनरलाइजेशन, यस, आपके आइडियाज होते हैं, एंड प्रिंसिपल्स, ओके, नए नए प्रिंसिपल्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से व्यापक
सामान्यकरण और, ठीक है, सिद्धांतों को खोज करके, ठीक है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, खोज कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने मनगढ़ंत कोई भी थ्योरीज डेवलप करी, नहीं, आप उसकी खोज करते हो, ठीक है। और आप प्रिंसिपल्स, विकासित जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं उसको आप प्रिंसिपल्स को आप डेवलप करते हो, ठीक है, नए नए प्रिंसिपल्स, आपके आइडियाज को, आपके थ्योरीज को आप डेवलप करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑफ रिसर्च लाइक सैम्पलिंग, हाइपोथेसिसिंग, फैक्ट्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये इसलिए ये जो प्रोसीजर है, ये जो जैसे फंडामेंटल रिसर्च में आप जो भी इंफॉर्मेशन गेन करते हो, ठीक है, ये इसको एक ऑर्गेनाइज वे में करते हो, ताकि जैसे कि यहाँ पर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइज थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑफ रिसर्च लाइक सैम्पलिंग, hypothesizing and facts, and it can experiment in psychological laboratory, ठीक है, साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी में भी आप ये कर सकते हो। देन सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग क्या होता है, आप क्या करते हो, एक पॉपुलेशन बनाते हो और उस पर आप उसमें से आप कुछ मेंबर्स को लेते हो और उस पर रिसर्च करते हो, तो वो जो कुछ मेंबर है ये आपके सैम्पलिंग होते हैं। हाइपोथेसिस, आप एक प्रिडिक्शन करते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, और उसी प्रिडिक्शन को आप आपके रिसर्च में आगे रिसर्च करते हो, ठीक है। एंड फैक्ट्स, ठीक है, यानी तथ्य, फैक्ट्स जो नेचुरली है, ये फैक्ट, जैसे आप कोई सेंटेंस कहते हो तो उसमें आप बोलते हो ये फैक्ट है, ठीक है, ये नेचुरल है होना, ना कि मन गढ़ंत कहानी। तो इसीलिए ये जो रिसर्च है इसमें जो ऑर्गेनाइज होता है डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें आप आपका नेचुरल वे में, नेचुरल चीज आप खोजोगे उस चीज को, ठीक है, थियरीज को डेवलप करोगे, आप आपके मनगढ़ंत कुछ भी कहानी नहीं बना सकते हो, ठीक है। और ये इट कैन एक्सपेरिमेंट इन अ साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी, ठीक है, साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी में भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो आप, आई होप कि आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फंडामेंटल रिसर्च की डेफिनेशन, और फंडामेंटल रिसर्च के दो नाम होते हैं, प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च, शुद्ध अनुसंधान एंड बुनियादी अनुसंधान, ठीक है। और ये करी जाती है, इसकी डेफिनेशन में मेन वर्ड है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये रिसर्च करी जाती है, ना के, ठीक है, ना के किसी प्रैक्टिस में या फिर किसी प्रॉब्लम में, किसी समस्या का समाधान निकालने में इसका उपयोग करा जाएगा, ठीक है। इस रिसर्च का मेन पॉइंट्स यही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी फंडामेंटल रिसर्च है वो कहाँ पर यूज करी जाती है, किस लिए यूज करी जाती है, और कुछ सिंपल सा एग्जाम्पल बताया, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में है, रिसर्च कंसर्निंग सम नेचुरल फिनोमेना relating to pure mathematics research, studies concerning human behavior carried out with a view to making generalization about the human behavior are the examples of fundamental research. So इस पॉइंट में बताया गया है कि फंडामेंटल रिसर्च क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना से डील करती है, ठीक है, कंसर्न करती है, और प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स और रिसर्च स्टडीज जिसमें ह्यूमन के बिहेवियर्स, ठीक है, ह्यूमन किस तरीके से, जैसे नेचुरल फिनोमेना अकर क्यों हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि क्लाइमेट को लेकर, ठीक है, क्लाइमेट इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, आज गर्मी है तो कल एकदम से ठंडी क्यों हो जा रही है, और प्योर मैथमेटिक्स के प्योर इक्वेशंस, ठीक है। देन ह्यूमन बिहेवियर, आजकल ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से ह्यूमंस बिहेव करने लग रहे हैं आजकल, ठीक है, ह्यूमन का बिहेवियर किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। पहले के जमाने में ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करते थे एक पर्टिकुलर टाइम में, आज के ह्यूमन का बिहेवियर किस तरीके से, ठीक है। और उन सारे आपके ह्यूमन बिहेवियर्स को आप जनरलाइज करोगे, उस पर स्टडी करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, तो ये सारा जो है आप पूरा बेसिक तरीके से करते हो, ठीक है। सो ये सारे एग्जाम्पल्स है फंडामेंटल रिसर्च के। आपने यहाँ पर क्या करा, नेचुरल फिनोमेना यानी प्रकृति घटनाएं, ठीक है, जो भी नेचुरल वे में हो रही है, जो भी प्रकृति के थ्रू घटनाएं हो रही है, ठीक है, उससे आप क्या करते हो,
फंडामेंटल रिसर्च कंसर्निंग करता है, ठीक है, एंड शुद्ध गणित, ठीक है, और यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर, मानव का व्यवहार, ठीक है, उनके व्यवहार किस तरीके से है उस पर आप रिसर्च करते हो। सो ये सारे एग्जाम्पल्स है, ये सारे उदाहरण है आपके मौलिक अनुसंधान के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज व्हेन डेवलपिंग थ्योरीज, जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। आप कब यूज करते हो फंडामेंटल रिसर्च? मैंने इसके पहले बताया आपको, थ्योरीज को डेवलप करने में, न्यू थ्योरीज, न्यू आइडियाज, उन थ्योरीज को जनरलाइजेशन करना उनका, ठीक है, एंड प्रिंसिपल डेवलप करने के लिए। देन मेथड, किस मेथड में आप यूज करोगे? सैम्पलिंग, जनरलाइजिंग एंड लैबोरेटरीज में ये रिसर्च परफॉर्म करी जाती है, ठीक है। कब यूज करी जाती है? डेवलपिंग थ्योरीज, सामान्य करने को, डेवलप करना, थ्योरीज को आपके डेवलप करना, और सिद्धांतों को और विकसित यानी प्रिंसिपल्स को आप क्या करोगे? यहाँ पर इनका उपयोग करोगे फंडामेंटल रिसर्च में। और मेथड्स यानी विधियां क्या है यहाँ पर? आप नमूनाकरण यानी सैम्पलिंग में इसका यूज करोगे, सामान्यकरण यानी जनरलाइज करोगे, उस थ्योरी को आप जनरलाइज करोगे, ठीक है, और प्रयोगशाला यानी लैबोरेटरीज में आप ये रिसर्च परफॉर्म करोगे, ठीक है। इन सारे मेथड्स में आप ये रिसर्च का उपयोग करोगे। तो इस तरीके से होती है फंडामेंटल रिसर्च के कुछ पॉइंट्स, कुछ इंफॉर्मेशन जो फंडामेंटल रिसर्च के बारे में आपका जानना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, कुछ बेसिक आपको उदाहरण जो है फंडामेंटल रिसर्च के वो बताने जा रही हूँ। बहुत सिंपल है, आप इजीली इसको समझ पाओगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हियर इज स्टडिंग लुकिंग एट हाउ अल्कोहल कंजम्पशन इम्पैक्ट्स द ब्रेन, यानी एक स्टडी करी गई ये देखने के लिए जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनका अल्कोहल उनके ब्रेन पर किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्या देखा गया कि शराब का सेवन करने के बाद कैसे आपके मस्तिष्क में आपके जैसे प्रभाव डालता है, ठीक है। ये हो गए आपके फर्स्ट उदाहरण यानी फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, स्टडी टू डिस्कवर द कंपोनेंट्स मेकिंग अप ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए में यानी ह्यूमन डीएनए बनाने में किस तरीके से कौन से कंपोनेंट्स का यूज करा जाता है उसका स्टडी करना, उसको डिस्कवर करना, ठीक है। यानी मानव डीएनए बनाने में जो भी घटकों को खोज करते हैं कि किस तरीके से उसकी स्टडी करी जाए, किस तरीके से उसको डिस्कवर करे जाए सारे कंपोनेंट्स को। ये दूसरी एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल, स्टडी एक्सेसिंग वेदर स्ट्रेस लेवल आर मेकिंग पीपल मोर एग्रेसिव, ठीक है। यानी जिस भी इंसान में स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो जाता है उसमें वो इंसान क्या हो जाता है? मोर एग्रेसिव, यानी वो ज्यादा गुस्से वाला इंसान हो जाता है। तो ये स्टडी करा है क्या स्ट्रेस लेवल, अगर देखा जाए स्ट्रेस लेवल जो है इंसान के दिमाग पर अफेक्ट करता है, ठीक है। यानी एक मानव के यानी लोगों के क्या स्ट्रेस लेवल के तनाव उनके स्तर लोगों के क्या हो जाता है? अफेक्ट करता है, ठीक है, अधिक। आप यहाँ से देख सकते हो फॉर हिंदी ट्रांसलेशन, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं हिंदी में भी पढ़ाई है, ठीक है। क्या होता है? स्ट्रेस लेवल जो तनाव है, तनाव का स्तर लोगों के अधिक आक्रामक बना देता है। यानी स्ट्रेस लेवल से जो ह्यूमन्स है स्ट्रेस लेवल तनाव उनके स्तर लोगों को क्या करता है? अधिक आक्रामक यानी एग्रेसिव बना देता है। देन लास्ट पॉइंट, स्टडी डेवलप न्यू मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये स्टडी करी जाती है फंडामेंटल रिसर्च में ताकि न्यू मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा? डेवलप कर सके, ठीक है। नए गणित के सूत्र को विकसित करने के लिए ये स्टडी करी जाती है या फिर फंडामेंटल रिसर्च करा जाता है, ठीक है। बहुत बेसिक एग्जांपल थी, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गई हो। नेक्स्ट, यहाँ पर फंडामेंटल रिसर्च के कुछ बेनिफिट्स है यानी फंडामेंटल रिसर्च के मौलिक अनुसंधान के कुछ फायदे यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग लिविंग सिस्टम एंड लिविंग प्रोसेस, यानी ये जीवित प्राणियों और जीवित
प्रक्रिया को समझाता है। यानी यहाँ पर फंडामेंटल रिसर्च में हम जो भी लिविंग सिस्टम में लिविंग प्रोसेस है जो चल रहा है जिंदगी में, ठीक है, जिसको आप आपके आईज से देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको इमेजिनरी, यहाँ पर आपको बहुत सोचना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लिविंग है, जो आपके सोसाइटी में चल रहा है, जो आप देख सकते हो, जो आप फील कर सकते हो, वो सारे प्रोसेस, इन्वायरमेंटल प्रोसेस, ये सारी चीजों के बारे में फंडामेंटल स्टडी बताती है, उसको समझाती है, ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पिंग टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर बाय इक्विपिंग सोसाइटी फॉर द इशू दैट में आ रहा है। यहाँ पर क्या बता रहा है कि फंडामेंटल रिसर्च हमें हेल्प करती है कि फ्यूचर में सोसाइटी में जो भी मुद्दे होंगे, उन मुद्दों, उस इशू का किस तरीके से उसको हेल्प करना है, किस तरीके से जो भी फ्यूचर में इश्यूज होंगे सोसाइटी में, उसको किस तरीके से उसके लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। यानी समाज में जो भी मुद्दों के लिए किस तरीके से जो भी हो सकता है आपके भविष्य में, सोसाइटी के जो भी इश्यूज हो सकते हैं, उनको किस तरीके से प्रिपेयर कर सके, यानी उसे किस तरीके से हेल्प करेंगे, उन मुद्दों को, उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ये मदद करती है मौलिक अनुसंधान, ठीक है। नेक्स्ट, लीडिंग टू मेडिकल एडवांसेस, यानी मेडिकल में किस तरीके से एडवांस मेडिकल को और एडवांस करा जाए, उस पर रिसर्च होती है। किस तरीके से न्यू मेडिसिन, वैक्सीन को डेवलप करा जाए, इसके लिए फंडामेंटल रिसर्च हेल्प करती है, ठीक है। प्रोवाइडिंग फाउंडेशन फॉर द अप्लाइड रिसर्च, यानी ये अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए आधार प्रदान करती है, यानी एक हेल्प करती है, एक फाउंडेशन, एक बिल्डिंग बनाती है, ठीक है, अप्लाइड रिसर्च के लिए। क्योंकि हम फंडामेंटल रिसर्च में जो भी थ्योरीज डेवलप करते हैं रिसर्चर, उन्हीं थ्योरीज को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं थ्योरीज का एक बेसिक पॉइंट यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च में यूज करे जाता है, ताकि उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सके, उस समस्या का समाधान निकाल सके, ठीक है। इसीलिए जो फंडामेंटल रिसर्च है वो बहुत हेल्पफुल होती है, यही सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम अप्लाइड रिसर्च की कुछ डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी अप्लाइड रिसर्च की हम परिभाषा देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, किस तरीके से अप्लाइड रिसर्च की डेफिनेशन होती है, और उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, उसके कुछ फीचर्स देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो फर्स्ट, अप्लाइड रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज डिसीजनल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च को हम कौन से रिसर्च के नाम से भी जानते हैं? डिसीजनल रिसर्च, क्योंकि यहाँ पर हम डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, यानी व्यवहारिक अनुसंधान को निर्णयात्मक अनुसंधान, यानी यहाँ पर एक निर्णय लेते हैं, हम एक डिसीजन लेते हैं, इसीलिए इसको हम निर्णयात्मक या फिर डिसीजनल रिसर्च भी कहा जाता है, ठीक है। देन डेफिनेशन, इसकी परिभाषा भी देखेंगे। यूटिलाइजेस प्रिंसिपल्स मेड बाय फंडामेंटल रिसर्च टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस जो लाइन है जो मैंने यहाँ से रेड से मार्क करा है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च की डेफिनेशन क्या होती है? अप्लाइड रिसर्च की सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखना, आपने क्या करा, फंडामेंटल रिसर्च में जो भी थ्योरीज वगैरह को डेवलप करा है, उन्हीं थ्योरीज का आप यूज करते हो और एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को उस थ्योरीज का यूज करके आप उस सॉल्यूशन निकालते हैं उस प्रॉब्लम का, ठीक है। यानी इसकी परिभाषा क्या है कि आपकी जो समस्या है उसको हल करने के लिए यहाँ पर आप फंडामेंटल रिसर्च का उपयोग करें, यानी मौलिक अनुसंधान का उपयोग कर कर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, आपकी जो विशेष समस्या है उसका आप समाधान निकालोगे, ठीक है। यही होती है अप्लाइड रिसर्च की डेफिनेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट, अंडरटेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी ये किसी समस्या को सुलझाने के लिए उपक्रम किया जाता है, यानी इसका उपयोग किया जाता है कि हम किसी समस्या को सुलझाए, यानी कोई भी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकालें, इसीलिए अप्लाइड रिसर्च करी जाती है। अप्लाइड का मतलब ही होता है कि उस चीज को अप्लाई करना, जो अपने फंडामेंटल रिसर्च में जो भी थ्योरीज डेवलप करी होती है उसका यूज कर आप अप्लाइड रिसर्च में उसे अप्लाई करते हो और एक प्रॉब्लम का आप यहाँ पर सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो। बस अप्लाइड रिसर्च की डेफिनेशन में आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड रिसर्च के पास आपको डेफिनेशन, और अप्लाइड रिसर्च को और किस नाम से जाना जाता है? डिसीजनल रिसर्च, निर्णयात्मक अनुसंधान, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम अप्लाइड रिसर्च के कुछ
और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अप्लाइड रिसर्च का एम क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। एम्स एट फाइंडिंग अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम फेसिंग a society or an industrial business organization। तो यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम फेस हो रही है या फिर इंडस्ट्रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स, ठीक है। इंडस्ट्रीज में और क्या बनना चाहिए, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस किस तरीके से हो रहा है, सोसाइटी एक प्रॉब्लम फेस करी, मान लीजिए सोसाइटी में जैसे कोविड-19 फैल गया है, तो कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन बनाना, कोविड-19 एक प्रॉब्लम थी सोसाइटी में जिससे कि सोशल लाइफ बड़ी, यानी सोसाइटी हमारी बड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करा हमने, यानी हर एक चीज को लेकर काफी प्रॉब्लम फेस हुई, बहुत लोगों में बहुत सी जो जहाँ पर है वो वहीं पर अटक गया, ट्रैवलिंग मुश्किल हो गई, तो ये एक प्रॉब्लम थी, तो उसको सॉल्व कैसे करें, तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ठीक है, ना कि आप किसी भी प्रॉब्लम पर आप रिसर्च करो। अप्लाइड रिसर्च एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम या फिर किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए, जैसे कोई सोसाइटी हो, ठीक है, उस समस्या का समाधान निकालना, इंडस्ट्रियल, ठीक है, उसमें आप उस समस्या का क्या कर रहे हो, यही उद्देश्य होता है अप्लाइड रिसर्च का, कोई एक प्रॉब्लम जो कि स्पेसिफिक हो उसका सोल्यूशन निकालना, ठीक है, चाहे वो सोसाइटी में हो, इंडस्ट्रियल हो, व्यापारिक हो, बिजनेस में हो, ठीक है। देन नेक्स्ट, सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड रादर देन एक्वायर नॉलेज फॉर नॉलेज सेक। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, हम इसलिए यहाँ पर ये रिसर्च नहीं परफॉर्म कर रहे कि हमारी नॉलेज इंक्रीज हो, ताकि जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अराइज हो रही है, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया यहाँ पर कोविड-19, ठीक है, ये हमारी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी जिससे कि सारे लोग जूझ रहे थे, सारे लोग बहुत परेशान थे, पूरी सोसाइटी, हर कंट्री के लोग परेशान थे, ना कि सिर्फ इंडिया, ठीक है, हर एक कंट्री के लोग बहुत परेशान थे, तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम थी, ठीक है, एक मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम थी ये, ना कि हम इसलिए ये रिसर्च करें कि ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कोई ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये प्रॉब्लम नहीं करी जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यानी व्यवहारिक समस्या का समाधान निकालने के लिए रिसर्च करी जाती है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम देखेंगे अप्लाइड रिसर्च के कुछ एग्जाम्पल्स, यानी अनुप्रयुक्त अनुसंधान के उदाहरण देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज अ स्टडी टू फाइंड वेज टू मेक कार टायर्स लास्ट लॉन्गर, यानी अप्लाइड रिसर्च में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम, कि कार के जो टायर्स होते हैं उनको किस तरीके से उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाया जाए, कितने सालों तक वो चलना चाहिए, ठीक है, जितना साल हो सके उतने साल तक उनके कार्स के जो टायर्स होते हैं उसको लास्ट लॉन्गर, उनकी जो शेल्फ लाइफ है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, है ना। यहाँ पर क्या करा गया है, एक स्टडी परफॉर्म करी गई, कार के टायरों को लंबे समय तक चलाने के तरीके को खोजने के लिए एक अध्ययन करा गया, यानी एक स्टडी परफॉर्म करी गई कि टायर्स के कार के जो टायर्स होते हैं उनको लंबे समय तक किस तरीके से चलाया जा सके। Okay, the next point here is a study exploring ways to cook delicious meals with a limited budget, ठीक है, यानी यहाँ पर एक स्टडी बताई गई जिसमें हमारा कम से कम बजट में, है ना, सीमित बजट में, सीमित हमारे लिमिटेड बजट में किस तरीके से हम भोजन को, यानी खाना जो है उसको किस तरीके से अच्छे से अच्छा बनाए, किस तरीके से टेस्टी, उसका स्वाद किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है कम से कम पैसों में, कम से कम बजट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑन हाउ टू ट्रीट पेशेंट विद कैंसर, ठीक है, अध्ययन करा गया क्या देखने के लिए कि कैंसर के मरीजों का इलाज, ठीक है, सॉरी, कैंसर के मरीजों को किस तरीके से, उनके पेशेंट का किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। कैंसर एक बीमारी होती है, बीमारी काफी खतरनाक बीमारी कहेंगे यहाँ पे, ठीक है, कैंसर की बीमारी से जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके साथ ट्रीट कैसा करना चाहिए, ठीक है, ये भी अप्लाइड रिसर्च के थ्रू हम जानेंगे। देन स्टडी टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, जैसे कि मैंने आपसे बताया इंडस्ट्रीज बिजनेस में उनके अप्लाइड रिसर्च का काफी यूज होता है, किस तरीके से एक कंपनी है उस कंपनी का मुनाफा बढ़ाया, किस तरीके से मुनाफा बढ़ाना चाहिए, ये भी
अप्लाइड रिसर्च, अनुप्रयुक्त अनुसंधान हमें बताती है कि कंपनी का मुनाफा किस तरीके से बढ़ाया जाए। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन थी। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गई हो। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च के कुछ बेनिफिट्स देखेंगे हम। ठीक है, यानी अनुप्रयुक्त अनुसंधान के कुछ फायदे देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, सेविंग बिजनेस मनी बाय हेल्पिंग देम टू मेक बेटर डिसीजन, यानी व्यवहार में आपके मनी को यानी पैसे को किस तरीके से बचाया जा सके, उसके डिसीजन कैसे होने चाहिए, किस तरीके से पैसे को बचाया, उसके डिसीजन, उसके निर्णय जो आप लेते हो बिजनेस में वो कैसे होने चाहिए, क्योंकि बिजनेस जितना भी हो सके आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ठीक है, तभी आप पैसे बनाओगे। बिजनेस का मेन फंडा यही होता है। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए ये भी एक बेस्ट बेनिफिट होता है अप्लाइड रिसर्च का, यानी एक फायदा होता है ये इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का अनुप्रयुक्त अनुसंधान में। नेक्स्ट, डिजाइनिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एक नया प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, आपने कोई एक क्रीम बनाई स्किन से रिलेटेड, ठीक है, तो आपने उस स्किन से रिलेटेड आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसकी आप सर्विस किस तरीके से दोगे। ठीक है, जो आपके जो आपकी डिमांड में जो लोग हैं, स्किन जो प्रोडक्ट है उसके किस तरीके से आप बेचोगे, उसको किस तरीके से बेचना चाहिए, किस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिकेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करा, उस पर भी रिसर्च करी। ठीक है, देन उसके बाद इट इज यूजफुल इन सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एज आई सेड बिफोर, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, ये विशिष्ट समस्या का समाधान में उपयोग करती है, यानी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ना कि कोई भी ऐसी वैसी प्रॉब्लम, एक स्पेसिफिक जो नेचुरल हो। ठीक है, यानी जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हो रही है, एक नेचुरल वे में जो प्रॉब्लम हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई वेजिटेबल है, उसके प्रोडक्ट में हमें क्या हो रहा है, लेस हो रही है उसकी प्रोडक्ट, तो ये क्या होगा, एक नेचुरल वे में जो फेनोमेना कर हो रहा उसमें प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना। ठीक है, जो सोसाइटी में प्रॉब्लम आ रही है जैसे कोविड, उसका समाधान निकालना। तो इसी सब के लिए अप्लाइड रिसर्च का यूज करा जाता है, स्पेशली इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंड मेडिसिन में। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस बताया है फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च में। बहुत सिंपल है, यानी मौलिक अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच में जो फर्क है उसको मैंने बहुत सिंपल वे में एक वर्ड में आपके साथ शेयर कर रखा है। ठीक है, सो फंडामेंटल रिसर्च में फर्स्ट पॉइंट हियर इज क्यूरियोसिटी ड्रिवन एंड अप्लाइड रिसर्च में सोल्यूशन ड्रिवन। ठीक है, यानी मौलिक अनुसंधान में हम मौलिक अनुसंधान इसलिए परफॉर्म करते, फंडामेंटल रिसर्च इसलिए परफॉर्म कर सकते ताकि रिसर्चर का ज्ञान बढ़ सके, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ठीक है, बस नॉलेज को बढ़ाने के लिए रिसर्चर फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। फिर एज इन अप्लाइड रिसर्च हम किसी भी सोल्यूशन का किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, यानी समस्या का समाधान निकालने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरेटिकल। ठीक है, थ्योरेटिकल यानी यहाँ पर हम थ्योरीज डेवलप करते हैं जनरली। फंडामेंटल रिसर्च का मेन मोटिव होता है बस थ्योरीज को डेवलप करना, जनरलाइज करना। ठीक है, और वेराज अप्लाइड रिसर्च में प्रैक्टिकल नेचर की होती है, जैसे कि मैंने आपके साथ कहा, समाज में कोई समस्या हो रही है उसको सॉल्व करना। ठीक है, कोई जैसे समाज में कोई हो रही है, कोई नेचुरल फिनोमेना अकर हो रहा है, उससे रिलेटेड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और अब फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है, हम समस्या का समाधान नहीं निकलते, वो एक थ्योरेटिकल होती है, थ्योरीज हम उसमें डेवलप करते हैं, आइडियाज बताते हैं रिसर्चर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल रिसर्च में यूनिवर्सल स्कोप एंड अप्लाइड रिसर्च में स्पेसिफिक स्कोप। यूनिवर्सल क्यों, क्योंकि आपने एक थ्योरी बना लिया। फॉर एग्जांपल मैंने एक मेडिसिन से रिलेटेड यहाँ पर फंडामेंटल रिसर्च में एक थ्योरी बना लिया। ठीक है, अब ये थ्योरी जो है यूनिवर्सल वे में हम इसको यूज कर सकते, कोई भी इसको यूज कर सकता है। वेरएज अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करेंगे, एक टॉपिक को लेकर, जैसे हमने मेडिसिन से, अब किस मेडिसिन है ये किसको क्योर करेंगी, उसका कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे कैंसर डिसीज है, इसी के लिए हमने मेडिसिन बनाई, तो ये एक स्पेसिफिक डिसीज है, ये जनरल डिसीज नहीं है। ठीक है, तो स्पेसिफिक अप्लाइड रिसर्च एक स्पेसिफिक स्कोप यानी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालती है।
देन नेक्स्ट फंडामेंटल क्या होती है आपकी, इंफॉर्मेशनल होती है, यानी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन जितना हो सके उतने आप इन्फॉर्मेशन गेन करते हो, आप नॉलेज आपको मिलती है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। एंड अप्लाइड रिसर्च आपकी कमर्शियल गेन होती है, यानी आप यहाँ पर बिजनेस इंडस्ट्रीज किस तरीके से प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगेन कमर्शियल वे में आप अप्लाइड रिसर्च का ज्यादा यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंडस्ट्रीज में, बिजनेस में किस तरीके से प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको देखना, इसके लिए अप्लाइड रिसर्च बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये रहा आपका मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच में फर्क, यानी फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। सो याद रखिए फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च की यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में लिख देती हूँ किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा। फंडामेंटल रिसर्च में जैसे कि हमने दो देखे, फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक प्योर रिसर्च कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च को डिसीजनल रिसर्च कहते हैं, इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन पर बहुत कम पूछा जाएगा, एग्जाम्पल्स पर पूछा जाता है ज्यादा करके क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफरेंस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने मिलता है इन टॉपिक्स पर, ठीक है। सो आई होप कि आपको फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च का अच्छी तरीके से बैकग्राउंड समझ में आ गया हो, उसके थियोरीज कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टडी करना है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने जो इम्पोर्टेंट था उसी को इस वीडियो में कवर कर रखा है, ठीक है। दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।